नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हम लाते हैं अपने व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए, उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, उनके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में हम करते हैं मदद। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप अपने क्वेश्चंस हमें वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nwtin.com। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, अपने सवाल आप लिख भेजिए #AskAwazYourMoney लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। विरल, नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज तो हम लेंगे, लेकिन उससे पहले बातचीत करेंगे आज फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में कि एग्जैक्टली कैटेगरी होती क्या है, कहाँ एलोकेशन होता है इस कैटेगरी के थ्रू, और वोलेटाइल मार्केट में ये कैसी थीम रह सकती है अगर ऐड करना चाहें तो प्लीज बताइए पहले तो कि फ्लेक्सी कैप फंड्स होते कौन से हैं। नमस्कार दीपाली जी, शुक्रिया आपने ये शो पे बुलाया। देखिए, अभी के जो मार्केट की अगर हम बात करें, सभी निवेशक दर्शकों को पता होगा कि मार्केट की जो हालत है वो कुछ अच्छी नहीं है। यानी मार्केट काफ़ी समय से डाउनसाइड चल रहा है। बहुत सारे रीज़न्स हैं। एफआईआई सेल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बाहर के कंट्रीज़ में अगर देखेंगे तो जो ट्रेड वॉर चल रही है, टैरिफ्स की बात चल रही है, हमारे यहाँ पे रुपी डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो ये सब चीज़ के वजह से मार्केट काफ़ी टाइम से डाउन है। अभी जब ये ऐसे मार्केट डाउन होता है तो उसके लिए एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जब मैं फुल प्रूफ स्ट्रेटजी की बात करता हूँ दीपाली, तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड में जो एक कैटेगरी है उसका नाम है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, वो काफ़ी सही से आपको रिटर्न्स दे सकती है। देखो उसका रीज़न क्या है। देखिए, अगर आप 2024 देखेंगे, 2023 देखेंगे, 22 देखेंगे और कुछ लास्ट 10 साल देखेंगे तो डेफिनेटली मिड कैप और स्मॉल कैप ने रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिए हैं, आउट परफॉर्म किया है। बट अगर मैं 2025, हालांकि 2024 के कुछ अंतिम के कुछ 2-3 महीने और 2025 का जो जनवरी ले लीजिए और फरवरी ले लीजिए, तो उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप ने रिटर्न्स कम दिए हैं बट लार्ज कैप ने रिटर्न्स ज़्यादा दिए हैं। तो अगर हम देखें फ्लेक्सी कैप एज अ कैटेगरी एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, और 10 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे तो 10 साल के रिकॉर्ड में आपको मिड कैप और स्मॉल कैप कुछ सालों में नीचे जाते हुए दिखेंगे, और जब मिड कैप और स्मॉल कैप नीचे जाते हैं तो लार्ज कैप एक ऐसा है कैटेगरी जहां पे हमको रिटर्न्स ज़्यादा दिखते हैं। तो ओवरऑल कहने की बात यह है कि आपके पोर्टफोलियो में जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का होना, फ्लेक्सी कैप फंड्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर अक्रॉस द कैटेगरी भी देखेंगे तो अक्रॉस इंडस्ट्री सेक्टर्स में भी देखेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन होता है, राइट। जब जो फंड मैनेजर फंड में डालता, स्टॉक्स में निवेश करता है, तो सेक्टर वाइज भी देखेंगे तो कुछ सालों में आपको देखेंगे तो आपको रियल एस्टेट सेक्टर दिखेगा रिटर्न्स देता हुआ, कुछ साल में आईटी सेक्टर दिखेगा, कुछ सालों में आपको ऑटोमोबाइल्स या बैंकिंग दिखेंगे। तो हर साल सेक्टर वाइज भी रिटर्न्स अलग अलग आते हैं। वैसे हर साल मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में भी रिटर्न्स अलग अलग आते हैं। तो जब ये रिटर्न्स डिफरेंट आते हैं और डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें फ्लेक्सी कैप का होना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, फ्लेक्सी कैप अगर हम देखेंगे ना दीपाली जी, तो मेजरली लार्ज कैप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। यानी फ्लेक्सी कैप का कोई पर्टिकुलर ऐसा कैप नहीं है कि आपको लार्ज कैप में इतना ही करना है, मिड कैप में इतना ही करना है या स्मॉल कैप में इतना ही करना है। फंड मैनेजर मार्केट के अनुसार, मार्केट के बिहेवियर के अनुसार, रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी जो अंदर जो एलोकेशन होता है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का, वो मार्केट के अनुसार वो चेंजेस करते हैं। अभी जब मार्केट, मैंने जैसे शुरू में कहा कि रिटर्न्स डाउन होते हैं, रिटर्न्स कम होते हैं, तो लार्ज कैप में एलोकेशन ज़्यादा होता है, और जब मार्केट डाउन साइड से अप साइड टूवर्ड्स जाता है तो लार्ज कैप ही एक ऐसा सेगमेंट है जो डाउन साइड प्रोटेक्ट करता है। तो म्यूचुअल फंड में जब हम डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जब ऐसे फॉल्स आते हैं बड़े बड़े, तब लार्ज कैप में रिटर्न ज़्यादा आता है और मिड कैप और स्मॉल कैप में रिकवरी थोड़ी सी कम आती है, यानी इतनी जल्दी नहीं आती जितनी लार्ज कैप में आती है। तो कहने की बात यही है कि फ्लेक्सी कैप इज द कैटेगरी जो लोगों को देखनी चाहिए और पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होनी चाहिए। 5 से 7 साल का टाइम टेन्योर डेफिनेटली सोचना चाहिए जब आप फ्लेक्सी कैप में निवेश कर रहे हो। आपकी शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में, यानी आज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं, आज के कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जिसमें लार्ज कैप का एलोकेशन ज़्यादा है, वो वाले फंड्स आपको डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और
स्ट्रेटेजी वाइज देखने जाए तो SIP इज द बेटर वे। जो मोड है SIP वो आपके फ्लेक्सी कैप कैटेगरी वाले इन्वेस्टमेंट्स में, फ्लेक्सी कैप फंड्स में SIP मोड में आप धीरे धीरे एलोकेशन करते जाइए इस तरह के मार्केट में। तो मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न्स दे सकता है, बेंचमार्क से आउट परफॉर्म भी कर सकता है, बट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न और एक कह सकता है ना कि बैलेंस स्ट्रेटेजी, लार्ज कैप की स्ट्रेटेजी, वो आपको डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। वो आप फ्लेक्सी कैप से कर सकते हैं। ओके अच्छा, कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये कैटेगरी ज्यादा सूट करती है, मतलब अगर टाइम होराइजन पर्सपेक्टिव हो या रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हो विरल? देखिए, रिस्क एपेटाइट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप हाई रिस्क कैटेगरी वाले में आते हैं। ठीक है, आपका टेन्योर 5 से 7 साल है, राइट? और जैसे मैंने कहा कि लार्ज कैप का एलोकेशन ज़्यादा होता है, तो 5-7 साल में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फ्लेक्सी कैप इज़ द बेस्ट कैटेगरी आप डाल सकते हैं और मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं। देखिए, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि इक्विटी का सेगमेंट है ही है उसमें, तो मॉडरेट रिस्क जो लेना चाहते हैं उसके लिए ये काफ़ी अच्छी तरीके से उनके पोर्टफोलियो में ये बैठ सकता है। ओके चलिए, तो ये रही आपके लिए फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में तमाम डिटेल्स। अब बात करते हैं क्वेरीज की। काफ़ी सारे सवाल हमें मिले हैं। अभिषेक बिहार से पहले व्यूअर है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। अभिषेक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, बोले मैम कि बताइए क्या सवाल है? सवाल ये है कि मैम हमें जानना है मैम कि ना हम अपने पोर्टफोलियो में कौन कौन सा फंड रखना चाहिए। ओके जो मेरा पोर्टफोलियो मतलब हम दिए हैं उसमें जानना है कि हमें कौन कौन सा फंड रखना है मैम, वो उसको जानना है। ठीक है, मैं आपका सवाल डिस्कस कर लेती हूँ जो आपने डिटेल्स हमें भेजी हैं। इनके पास काफ़ी सारे फंड्स हैं विरल। लगभग इन्होंने मेरे ख्याल से 10 फंड्स रखे हुए हैं जहां पर ये SIP कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5000, 2000 पर मंथ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और 1000 ईच डाल रहे हैं काफ़ी सारे फंड्स में, जिसमें एक्सिस स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, HDFC लार्ज मिड कैप, HDFC मल्टी कैप और HDFC फोकस 30 शामिल हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट है 78,000 की मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, 70,000 की निप्पॉन स्मॉल कैप में, 72,000 की HDFC मल्टी कैप में, 65,000 HDFC मिड कैप में, 62,000 HDFC लार्ज मिड कैप में, 60,000 एक्सिस स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, 50,000 बंधन स्मॉल कैप, 47,000 मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप और HDFC फोकस 30 में 30,000। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट की हुई है इन्होंने। 6 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। जो करंट SIP है वो 15,000 की है। जानना चाहते हैं इनके फंड चॉइसेस और इनके लमसम इन्वेस्टमेंट पर। प्लस 10 ईयर्स है, 1 करोड़ का टारगेट है। क्या सजेशन रहेगा? देखिए दीपाली जी, उनका पोर्टफोलियो मैं ऑब्जर्व कर रहा था। वैसे SIP और लमसम वैसे दोनों मिला के टोटल 20 फंड्स हो रहे हैं, बट SIP में जो इन्वेस्ट किया है वही उन्होंने लमसम में भी किया है, तो वो उन्होंने अच्छा किया है। टोटल 10 फंड है, उसमें से HDFC के 4 फंड है, मोतीलाल के 2 फंड है, एक्सिस, बंधन, टाटा और निप्पॉन के 1-1 फंड है। तो पहली सबसे सलाह यह है कि 4 जो HDFC के फंड है उसमें से 2 में से निकल जाइए। किस में से निकलना है? HDFC मल्टी कैप में से निकलना है और HDFC मल्टी कैप में से निकलना है और HDFC लार्ज एंड मिड कैप में से निकलना है। तो ये 2 फंड में से निकलना है। फिर रहेंगे 8 फंड्स, तो ये 8 फंड आप कंटिन्यू करिए। ये 8 फंड आप कंटिन्यू करिए। जो 2 में से मैं निकलने की सलाह दे रहा हूं, उससे जो पैसे आएंगे वही आपके जो बाकी के 8 फंड है उसमें आप जोड़ दीजिए। ठीक है, और कोई नया फंड लेने की ज़रूरत नहीं है। टारगेट की बात करेंगे, आपका जो कॉर्पस है, जो आपका टारगेट है आपको 1 करोड़ हासिल करना है 10 सालों में, तो आप 52 लाख तक ही पहुंच पाएंगे। ठीक है, आप 12% अनुमान भी जोड़ दे तो भी आप 52 लाख तक पहुंच पाएंगे। आपकी जो SIP अभी 15,000 की है वो कम से कम आपको 37,000 की SIP आपको करनी पड़ेगी टोटल। ठीक है, तो ही आपका 1 करोड़ का जो टारगेट है वो 10 साल में हासिल कर पाएंगे। ओके चलिए, तो ये रही आपके लिए आपके पोर्टफोलियो पर राय। आपको थोड़े बदलाव सजेस्ट किए गए हैं, उनको आप अप्लाई कीजिए अपने पोर्टफोलियो में ताकि आप अपने गोल को हासिल कर सके। एक ही MC में निवेश करने से बचें। आपके पास मोतीलाल ओसवाल के 2 फंड हैं, HDFC के 4 हैं। थोड़ा सा आपको अपना पोर्टफोलियो बेहतर करने की ज़रूरत है। संगीता है अगली व्यूअर मुंबई से बातचीत करने के लिए। संगीता नमस्कार, बताइए सवाल। मेरा जो पोर्टफोलियो है वो सही है जी। या मुझे कुछ और ऐड करना है? पूछ लेते हैं आपका पोर्टफोलियो। डिटेल्स में बता देती हूँ जो आपने शेयर की हैं।
15,000 की इनकी एसआईपी चल रही है, 2 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू, 12 साल में 1.5 करोड़ का टारगेट, 50,000 लमसम भी इन्वेस्ट करना चाहती हैं। जहां एसआईपी कर रही हैं वो कैनरा रोबोको फ्लेक्सी कैप 10,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ एचडीएफसी डिफेंस फंड में, 12,000 डाल रही है मुतलसवाल मिड कैप में, लमसम इन्वेस्टमेंट है, 7,000 लमसम क्वांट स्मॉल कैप में डाले हुए हैं। बताइए क्या सजेशन इनके लिए? देखिए, 2 फंड में इन्वेस्ट किया है और वो 2 फंड में दीपाली जी उन्होंने एक सेक्टोरियल फंड लिया है जो वो है डिफेंस फंड। यानी अगर आप उसका पास्ट परफॉर्मेंस भी देखने जाएंगे ना तो वो डेफिनेटली इनिशियल टाइम में उन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था डिफेंस ने, बट वो बहुत ही हाई रिस्क वाला सेक्टर फंड है और 2 ही फंड में किया है, 2 में से एक फंड ये है। तो मेरा ये मानना है और कहना है कि एचडीएफसी का जो ये डिफेंस फंड्स हैं उसमें से निकल जाइए, ठीक है। आप एचडीएफसी मल्टी कैप या एचडीएफसी फोकस, ये 2 में से कोई फंड सिलेक्ट करिए, ठीक है। एचडीएफसी फोकस फंड भी अच्छा है, एचडीएफसी मल्टी कैप भी अच्छा है। अगर आपको डिफेंस फंड को जो मैं कह रहा हूं उसमें से निकल जाइए, उसमें से रिप्लेस करना है, ठीक है। फिर 2 फंड्स में एसआईपी आप यानी देखिए आपका ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एलोकेशन वाइज 5,000 की एसआईपी, 5,000 की आप एसआईपी करिए 3 फंड्स में, ठीक है। आपका पूरा पोर्टफोलियो में वो 5,000 करके 3 फंड्स लीजिए, कैनरा फ्लेक्सी कैप, निपॉन मल्टी कैप और एचडीएफसी फोकस फंड। ये 3 फंड आप 15,000 की एसआईपी करिए, ठीक है। आपका जो लमसम है, लमसम में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। एसआईपी के फंड्स जो 2 फंड है 2 के बदले 3 करिए और 5,000 के 3 फंड में एसआईपी करिए। 12 सालों में टारगेट की बात करें, संगीता जी आपके टारगेट की बात करें तो 12 सालों में कम से कम आप 53 लाख जुटा पाएंगे 12% अनुमान से। आप कम से कम आपका जो टारगेट लेके चल रहे हैं 1.5 करोड़ के लिए कम से कम आपको 47,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर मैं 12% अनुमान भी रखूं तो कम से कम आपको 47,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। 15,000 की एसआईपी से आप टारगेट हासिल नहीं कर पाएंगे। और लमसम भी आपको करना है, तो लमसम जो आपको करना है 50,000 का, वो आप 25,000 करके जो आपके एग्जिस्टिंग फंड है, कॉन्ट का स्मॉल कैप और मोतीलाल का मिड कैप, इसमें आप बाइफर्केशन कर दीजिए, कोई नया फंड ऐड मत करिए। ओके, चलिए, तो ये आपको सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बात करते हैं अब रवि से। इन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 8 साल में 1 करोड़ का टारगेट है, जानना चाहते हैं टारगेट को हासिल करने के लिए कितने अमाउंट की एसआईपी लगेगी, प्लस कौन कौन से फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखें। आई थिंक उनको 8 साल में 1 करोड़ करने हैं, राइट दीपाली जी? तो 1 करोड़ 8 साल में अगर करना है तो कम से कम 62,000 की एसआईपी उनको करनी पड़ेगी। मैं 12% भी अनुमान लगा लूँ यहाँ से, 8 साल में अगर उनको मिलता है कंपाउंडिंग तो कम से कम 62,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से वो 12,500 की एसआईपी अगर वो करना चाहते हैं शुरू में, तो यानी टोटल अगर आप देखें तो 12,500 यानी वो 62,000 की एसआईपी करते हैं तो 12,500 में डिवाइड करके 5 फंड लीजिए आप, ठीक है। टोटल 5 फंड 12,500 करके टोटल 5 फंड लीजिए। कौन से 5 फंड? एचडीएफसी फोकस फंड, 361 का फ्लेक्सी कैप फंड, निपॉन का मल्टी कैप फंड, महिंद्रा का लार्ज एंड मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड। ये 5 फंड में 12,500 ईच आप ये 5 फंड में निवेश करिए। टोटल 62,000 की एसआईपी आपको करनी पड़ेगी 1 करोड़ हासिल करने में 8 साल में। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिया गया है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। और कौन कौन से फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, कितना डिप्लॉय आपको करना है, अमाउंट, तमाम डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। महिंद्रा मनुलाइफ लार्ज मिड कैप 12,500 डाले एचडीएफसी फोकस 30 में, 361 फ्लेक्सी कैप में 12,500 और सिमिलर अमाउंट आपको निपॉन मल्टी कैप और आईसीसी प्रो मल्टी एसेट का डालना पड़ेगा। यानी 62,000 की एसआईपी आपको लगेगी 1 करोड़ हासिल करने के लिए, अगर 8 साल का समय लेकर चलते हैं। 5-6 फंड काफी है, उस हिसाब से आपको पोर्टफोलियो सजेस्ट किया गया है। चलिए रुकने, इसके साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी। विरल भट्ट हमारे साथ बने अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगले व्यूअर दीपक हमारे साथ है गुरुग्राम से। दीपक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैंने आपको अपने वो भेजी हुई है सारी एसआईपी। बस मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे स्मॉल फाइनेंस बैंक में मेरा ज़्यादा एक्सपोजर है, क्या वो ठीक है कि गलत है? क्या 5 करोड़ मेरा बन जाएगा 20 साल के अंदर?
और कोई टॉप अप मेरा आपका नहीं चल स्मॉल रहा है। कैप में ज्यादा एक्सपोजर रही है, ऐसा आपके पास 5 फंड स्मॉल कैप के हैं और 2 टैक्स सेविंग फंड्स हैं। निपॉन स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, मरे एसेट स्मॉल कैप, और टोटल डिप्लॉयमेंट है 24,000 का। 3,000 ईएलएसएस में डाल रहे हैं, कैनरा बुक ईएलएसएस, मरे एसेट ईएलएसएस 6,000, यानी 30,000 की इनकी एसआईपी है। और 5 करोड़ का टारगेट है 20 ईयर्स में। पोर्टफोलियो की एग्जिस्टिंग वैल्यू 8 लाख है। तो फंड डाइवर्सिफिकेशन, फंड कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा हो, फंड हाउसेस का डाइवर्सिफिकेशन तो है, बट स्मॉल कैप में ओवर एक्सपोजर, क्या राय रहेगी? देखिए दीपाली, सलाह हमेशा यही रहती है, सभी जगह पे डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, एएमसी वाइज यानी जो फंड हाउसेस में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, और फंड की जो कैटेगरीज है उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। टोटल 7 फंड है, 5 स्मॉल कैप है और 2 टैक्स सेविंग है, तो पोर्टफोलियो तो डेफिनेटली डाइवर्सिफाइड नहीं है। मैं यहाँ पे सजेस्ट क्या निकलना है, क्या ऐड करना है और किस में बने रहना है वो मैं यहाँ पे कहूँगा। आपके जो आपका एसबीआई का जो फंड है उसमें से आप निकल जाइए। आपका डीएसपी, एसबीआई और डीएसपी दोनों स्मॉल कैप में से निकल जाइए। आपको एचडीएफसी में बने रहना है और निपॉन में बने रहना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं उसमें ओवरलैपिंग और ये भी देखूं तो एचडीएफसी और निपॉन आप कंटिन्यू कर सकते हो। ऐड कौन सा करना है आपके पोर्टफोलियो में? डीएसपी का एक वैल्यू फंड है, वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड करिए, और इन्वेस्टको का एक कॉन्ट्रा फंड है। ये 2 फंड आप ऐड करिए। जो निकलने की सलाह है वो निकल कर आप जो ऐड करना है डीएसपी वैल्यू और इन्वेस्टको कॉन्ट्रा, ये आप ऐड करिए। आपका टारगेट 5 करोड़ है, 20 साल में आपको हासिल करना है। आप कम से कम 3.5 करोड़ जुटा पाएंगे, 5 करोड़ नहीं जुटा पाएंगे। मैं अगर 12% अनुमान लगा दूं तो भी आप 3.5 करोड़ जुटा पाएंगे, 5 करोड़ नहीं जुटा पाएंगे 12% अनुमान से। अगर 5 करोड़ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो कम से कम आपको 46,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर मैं 12% अनुमान जोड़ दूं तो कम से कम 46,000 की एसआईपी 5 करोड़ के लिए। ओके, चलिए, तो 46,000 के आसपास की आपको एसआईपी लगेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए। 5 करोड़ का जो आपने लक्ष्य रखा है 20 साल में, या फिर आप स्टेप अप कीजिए हर साल, ये भी आपके लिए सजेशन है। थोड़े से चेंजेस भी सजेस्ट किए गए हैं। डीएसपी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, मेरे एसेट स्मॉल कैप से निकलने की सलाह है। निपॉन स्मॉल कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप में आप बने रह सकते हैं, और साथ ही डीएसपी वैल्यू फंड, इन्वेस्टको कॉन्ट्रा, ये आपको सजेस्ट किए गए हैं ऐड करने के लिए। बात करते हैं स्वप्निल पाटिल से, महाराष्ट्र से हैं हमारे साथ। स्वप्निल, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। नमस्ते सर। एक्चुअली मुझे ये जानना था कि मेरा ये पोर्टफोलियो सही है कि कुछ इसमें एडिशन और डिलीशन करना चाहिए, और एक्चुअली मेरे फंड भी बहुत ज़्यादा है, तो कितने फंड मुझे रखना चाहिए ईयरली? मुझे अभी 15 साल के बाद कुछ 15-20 लाख का अमाउंट चाहिए, और उसके बाद में मुझे रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से 2 करोड़ का 2 CR का मेरा प्लान है, तो उस हिसाब से अगर गाइडेंस मिल सके तो। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। जैसे इन्होंने बताया 19,000 की मंथली एसआईपी है, 2.5 लाख के आसपास के पोर्टफोलियो की वैल्यू, और सभी फंड में ये स्टेप अप भी कर रहे हैं 500 रुपये का। 15 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। काफ़ी सारे फंड्स हैं। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप 3500 रुपये महीना, 3500 रुपये में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। निपॉन स्मॉल कैप में 2,000, 1500 ईच डाल रहे हैं ये। कोटक स्मॉल कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप में, और 1000 ईच डाल रहे हैं ये लगभग 7 फंड्स में, जिसमें आदित्य बिरला पीएसयू इक्विटी, कैनरा बुक स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, आईसीआईसी प्रू टेक और एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान है। बताइए क्या सजेशन? देखिए 6-7 फंड का पोर्टफोलियो होना चाहिए। किस में से निकलना है? एसबीआई पीएसयू, आदित्य बिरला पीएसयू, कोटक स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप और क्वांट स्मॉल कैप। वापस से रिपीट करता हूं, एसबीआई पीएसयू, आदित्य बिरला पीएसयू, कोटक स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप में से निकलना है। बने किस में रहना है? कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी, निपॉन स्मॉल कैप, पराग परिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई मिड कैप और मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप। ठीक है, ये इसमें बने रहिए, और फिर जिससे निकलना है वो पैसा, जो राशि आएगी, राइट, वो आप जिसमें बने रहना है उसमें से आप उसमें ऐड कर देना। ठीक है, और कोई नए फंड्स मत लेना। 6 से 7 फंड का पोर्टफोलियो बना के रखिए। आपका टारगेट है 2 करोड़ का। देखिए मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखा है, तो विथ इन्फ्लेशन अगर आप यही कंटिन्यू करेंगे तो कम से कम 1 करोड़ 7 लाख जुटा पाएंगे, राइट। 2 करोड़ नहीं जुटा पाएंगे क्योंकि मैंने इन्फ्लेशन को कंसिडर किया है। तो आपको कम से कम 1,10,000
इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर अगर आपको 2 करोड़ हासिल करना है 15 साल में, तो कम से कम 1,10,000 की SIP करनी पड़ेगी। ओके, चलिए तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है। अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट कीजिए, छोटा कीजिए, जो चेंजेस आपको बताए गए हैं उनको इम्प्लाई कीजिए। लेकिन समय हो गया एक ब्रेक का, समय की कमी है। शुक्रिया विरल आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जाते जाते स्क्रीन पर आप विरल के टॉप 4 फंड्स भी देख सकते हैं। इन फंड्स के साथ आप अपने पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से। तो नोट कर लीजिए विरल की चॉइसेस को। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए योर मनी में इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।